हेलो दोस्तों। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे पिता की कहानी सुनाती हूँ जिसकी नीचता की हद नहीं। चलिए बिना देर किए हुए सुनते हैं। अंजलि ने महसूस किया कि उसकी 7 साल की बेटी सिया पिता के घर से लौटकर चुप थी। वो बस इतना बोली, मुझे पापा वाला खेल नहीं मुझे पापा वाला खेल अच्छा नहीं लगा। दरवाजा हल्के से बंद हुआ, लेकिन उस छोटी सी आवाज ने पश्चिम दिल्ली के जनकपुर वाले उस फ्लैट की रात को 2 हिस्से में बांट दिया। अंजलि ने बात समझने से पहले ही महसूस कर लिया था कि कुछ टूट चुका है। वजह सिर्फ देर होना नहीं था, वजह ये भी नहीं थी कि सिया अपने पिता के घर से लौटकर चुप थी। असली डर उस खामोशी में था, जिस तरह वो दरवाजे के पास ही रुक गई थी। ना जूते उतारे, ना बैग रखा, ना पानी मांगा, ना विकेट की कोई बात शुरू की। सिया तो हमेशा लौटते ही एक साथ कई बातें करने लगती थी, पर आज वो ऐसे खड़ी थी जैसे उसने अचानक सीख लिया हो कि घर में भी कम से कम जगह घेरनी चाहिए। उसने जैकेट गले तक बंद कर रखी थी और वो अपनी छाती से एक पुराना धूसर रंग का मुलायम खरगोश वाला खिलौना चिपका कर रखा था, जिसकी एक कान बहुत मरोड़े जाने से झुक गया था। अंजलि इस इशारे को पहचानती थी। जब सिया डरती थी, वो उसी कान को उंगलियों से मरोड़ती रहती थी, जब तक वो लगभग चपटा न हो जाए। अंजलि धीरे धीरे उसके पास गई, वही सावधान नरमी जो एक माँ तब अपनाती है जब उसे लगे कि एक गलत हरकत से कोई अदृश्य चीज बिखर सकती है। आ गई मेरी बच्ची सिया। सिया ने जवाब नहीं दिया। पापा के घर कैसा रहा? बच्ची ने नजर और झुका ली। गलियारे की पीली रोशनी फर्श पर लंबी छाया डाल रही थी और वो उसी रेखा के किनारे जमी खड़ी थी, जैसे उसे पार करने से भी डर लग रहा हो। अंजलि उसके बराबर बैठ गई। उसके पेट के भीतर डर पत्थर की तरह सख्त हो चुका था, लेकिन आवाज अब भी मुलायम थी। सिया मेरी तरफ देखो। सिया ने बहुत हल्के से सिर उठाया। उसके होठ कांप रहे थे। वो जिद नहीं थी, ये थकान नहीं थी, ये उस छोटे से शरीर की पूरी ताकत थी जो किसी बहुत बड़े डर को बाहर आने से रोकने की कोशिश कर रहा था। फिर उसने बहुत धीरे से कहा, मुझे पापा वाला खेल अच्छा नहीं लगा। अंजलि की आंखों से जैसे खून उतर गया। एक पल के लिए उसे कुछ सुनाई नहीं दिया, ना फ्रिज की हल्की आवाज, ना पड़ोसी की टीवी की धुन, ना बाहर की दूर की ट्रैफिक। बस वही एक वाक्य हवा में लटका हुआ, भारी ठंडा। कौन सा खेल बेटा? सिया ने खरगोश को और कसकर पकड़ लिया। उन्होंने कहा था, ये सीक्रेट है। कैसा सीक्रेट? कि अगर मैंने बता दिया तो आप मुझे छोड़कर चली जाओगी। अंजलि का गला सूख गया। फैमिली कोर्ट के वो सारे दिन उसकी आंखों के सामने गौंद गए। करण साफ सुथरे कपड़ों में जज के सामने नपी तुली आवाज में बोलता हुआ, सभ्य चेहरे के पीछे छिपा हुआ आदमी, दुनिया के लिए आदर्श पिता, उसके लिए एक ऐसा आदमी जो हिंसा को हमेशा तहजीब के पर्दे से लपेटकर लाता था। फिर भी इतने महीनों तक अंजलि खुद को यही समझाती रही थी कि वो अपनी बेटी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उसे उस झूठ की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सच मान लेना सांस लेना छोड़ देने जैसा था। मुझे ठीक ठीक बताओ, मैं यही हूँ। सिया ने गहरी सांस ली, जैसे बिना रोल रेलिंग वाले पुल पर पैर रख रही हो।
उन्होंने कमरे की लाइट बंद कर दी। अंजलि की पलकें थम गई, फिर अंदर से लॉक कर दिया। बोले, आवाज मत करना। उनके कदमों की आवाज सुनकर बताना कि वो कहाँ हैं। बच्ची ने ये बात इतनी सपाट आवाज में कही कि वो रोने से भी ज्यादा डरावनी लगी। अगर मैं गलत बोलती थी तो वो गुस्सा हो जाते थे। अगर मैं रोती थी तो कहते थे कि आप मुझे बहुत कमजोर बना रही हो। अगर मैं दरवाजा थपथपाती थी तो कहते थे कि जो बच्चियां बात नहीं मानती उनकी मम्मी उनसे दूर चली जाती हैं। अंजलि ने हर शब्द अपने भीतर पत्थर की लकीर की तरह दर्ज कर लिया। उसने बीच में टोका नहीं, कुछ शर्म नहीं किया। अब वो खुद से झूठ बोलने की हालत में नहीं थी। सिया, क्या उन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई? बच्ची ने होठ भींच लिए, बहुत हल्के से सिर हिलाया। थोड़ी देर के लिए अंजलि को लगा दुनिया तिरछी हो गई हो। कहाँ बेटा? सिया सिमट गई। उसने अपना माथा खिलौने से लगा लिया, जहाँ किसी को दिखता नहीं। फ्लैट की हवा जैसे गायब हो गई। जो कुछ अंजलि हमेशा से डरती थी और मानने से इनकार करती रही थी, अब वो उसके सामने था। उसकी 7 साल की बेटी की कांपती आवाज में उनका मन हुआ कि चीखे, कुछ तोड़ दे, दौड़कर करण का चेहरा नोच डाले। लेकिन उसके सामने उसकी बच्ची थी, जो डर से चुप थी, और उस पल गुस्से को काबू रखना था। सबसे पहले बचाव आता है। अंजलि ने उसे बाहों में भर लिया, जैसे किसी को पकड़ना नहीं, उसके चारों ओर दीवार बनाना हो। मेरी बात ध्यान से सुनो, उसने उसके बालों में चेहरा छुपाकर कहा। तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, कुछ भी नहीं। ये तुम्हारी गलती नहीं है। तुमने मुझे बताकर बिल्कुल सही किया। हैप्पी हूँ। उसके कंधे से लगकर टूट गई। अब वो रो रही थी, लेकिन बहुत धीमे, जैसे रोने की भी इजाजत मांग रही हो। मैं नहीं जाना चाहती थी, आप रो रही हो, उसने टूटी आवाज में कहा। उन्होंने कहा, अगर मैंने बताया तो आपका दिल टूट जाएगा। इस बार अंजलि भी रो पड़ी, लेकिन उसने उसे छोड़ा नहीं। मैं थोड़ा रोऊंगी, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। उसने पीछे हटकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन चाहे मैं रोऊं, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। चाहे मैं अंदर से कांपूं, मैं मजबूत रहूंगी। ठीक है। सिया ने थोड़ा सोचा, फिर बहुत धीरे से सिर हिलाया, एक हाथ से उसे थामे हुए और दूसरे हाथ से फोन ढूंढते हुए। अंजलि ने समझ लिया कि उसकी जिंदगी अब 2 हिस्सों में बट चुकी है। उस वाक्य से पहले और उस वाक्य के बाद उसने स्क्रीन देखी। उंगलियां इतनी कांप रही थी कि नंबर गलत पढ़ते पढ़ते बचा। उसने अपनी माँ को फोन नहीं किया, किसी दोस्त को नहीं, पुराने वकील को भी नहीं। उसने 112 डायल किया, इमरजेंसी बताई। क्या स्थिति है? दूसरी तरफ की आवाज स्थिर थी, पेशेवर थी और अजीब तरह से इंसानी भी। अंजलि ने एक पल आंखें बंद की, गहरी सांस ली और बोली, जैसे हर शब्द से वो डूबते पानी पर पत्थर रखकर रास्ता बना रही हो। मुझे तुरंत मदद चाहिए। मेरी बेटी अभी अपने पिता के घर से लौटी है। उसने बताया कि उसे कमरे में बंद किया गया, धमकाया गया और उसके साथ अनुचित हरकत हुई। मुझे पुलिस, एम्बुलेंस और तुरंत सुरक्षा चाहिए। उसने पता दोबारा दोहराया, करण का पूरा नाम बताया, सिया की उम्र, बिल्डिंग फ्लोर, सब कुछ। ये भी बताया कि आरोपी अभी वहां नहीं है, बच्ची होश में है, मेडिकल जांच तुरंत जरूरी है। जब उसने फोन रखा, सिया ने उसकी तरफ देखा। क्या वो आएंगे? हाँ, अंजलि ने कहा।
और बहुत सालों में पहली बार उसकी आवाज में डर नहीं, सिर्फ फैसला था। और मेरी बात याद रखो, कोई भी तुम्हारे साथ फिर कभी ऐसा खेल नहीं खेलेगा, कभी नहीं। उसने सिया को सोफे पर बिठाया, उसके ऊपर कंबल डाला, पानी दिया और सवाल पूछना बंद कर दिया। उसने उस रात एक बात सीख ली थी, हर प्राथमिक मदद पट्टियों से नहीं आती। कभी कभी वो सिर्फ इस तरह आती है कि एक बच्ची को समझ आ जाए कि वो अकेली नहीं है और अब उसका राज अंधेरे का नहीं, बड़ों की जिम्मेदारी का हिस्सा है। बाहर शहर अपनी रफ्तार में चल रहा था। गली से चाय वाले की आवाज आई। सामने वाली बिल्डिंग में एक कुत्ता भौंका। नीचे सड़क पर किसी कार ने अचानक ब्रेक मारा, लेकिन फ्लैट अंदर हर आवाज खतरे जैसी लग रही थी। फिर पहली सायरन सुनाई दी। सिया तन गई। अंजलि ने उसे और कसकर बाहों में भर लिया। वो हमारी मदद करने आ रहे हैं। सायरन करीब आई। फिर सीढ़ियों में कदमों की आवाजें, कुछ आवाजें। डोरबेल। अंजलि उठी, बेटी को सीने से लगाए दरवाजे तक गई और कुंडी पर हाथ रखते हुए उसने समझ लिया, ये रात सिर्फ एक राज के खत्म होने की नहीं थी, ये उस जंग की शुरुआत थी जिसकी कीमत करण का परिवार उसे हाल में वसूलना चाहता था। सबसे पहले पुलिस अंदर आई, फिर पैरामेडिक्स और उनके पीछे एक नॉन ड्यूटी सोशल वर्कर जिसकी आवाज इतनी शांत थी कि सिया ने पहली बार खरगोश को जान बचाने की तरह पकड़ना थोड़ा ढीला किया। अंजलि ने सवालों के जवाब दिए, फॉर्म भरे और वही बात दोहराई, बिना कुछ सजाए, बिना कुछ छुपाए। हर वाक्य ऐसा लगता था जैसे चिमटी से सांस उखाड़ा, मांस उखाड़ा जा रहा हो। लेकिन अब वापस मुड़ना संभव नहीं था। परिवार एक घंटे से भी कम समय में फ्लैट में एक तेज स्टीक, लगभग चिकित्सकीय सी गतिविधि भर गई। बच्ची की बेहद सावधानी से जांच की गई। एक महिला अधिकारी ने करण का नाम, उसकी गाड़ी, रोजमर्रा के रूटीन, हाल के मैसेज और कस्टडी और ऑर्डर तक सब नोट लिया। लेकिन अंजलि ने ये नहीं सोचा था कि पहली चोट उसके पूर्व पति से नहीं, परिवार से आएगी। सुबह होने से पहले उसका फोन लगातार बजने लगा। करण की मां ने चिल्लाकर कहा कि वो बदले में झूठ गढ़ रही है। करण की बहन ने मैसेज किया कि इतनी बड़ी शिकायत से जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं और शायद सिया ने किसी बेवकूफी भरे खेल को गलत समझ लिया। यहाँ तक कि अंजलि की अपनी माँ, जो डर और शर्म से कांप रही थी, उससे कहने लगी कि वो ठंडे दिमाग से सोचे। अंजलि ने जवाब देना बंद कर दिया। अब सिर्फ एक चीज मायने रखती थी, सिया की आंखें, जो हर बार दरवाजे की आवाज पर डर से फैल जाती थी। बाल अस्पताल में इंतजार अंतहीन हो गया। सफेद रोशनी, ठंडे गलियारे, दूर से आती मशीनों की बीप और इमरजेंसी वेटिंग एरिया में चालू लेकिन बिना आवाज के टीबी फॉरेंसिक जांच के लिए जब विशेष डॉक्टर सिया को अंदर ले गई, तब भी उसने अपनी मां का हाथ आखिरी क्षण तक नहीं छोड़ा। अंजलि का दिल वहीं टूट गया जब उसने अपनी 7 साल की बेटी को बहुत सीधी पीठ के साथ धीरे धीरे अंदर जाते देखा। बाह में वही पुराना खरगोश दबाए हुए, उसी इंतजार में उस रात की आखिरी और सबसे ठंडी खबर मिली। महिला अधिकारी ने आकर कहा कि शिकायत दर्ज होते ही जांच शुरू होगी, सुरक्षा के आदेश मांगे जाएंगे, लेकिन बहुत संभव है कि करण को सुबह तक पता चल जाए कि उसके खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है। अंजलि ने उसकी मुस्कान की कल्पना की,
वो साफ, सभ्य, भरोसेमंद मुस्कान जो टूटकर गुस्से में बदल जाती है। वो उस गुस्से को जानती थी, सालों तक उसे झेला था, चिल्लाहटों में नहीं बल्कि धीमी आवाज वाले तानों में, खुले थप्पड़ों में नहीं बल्कि ऐसे वाक्यों में जो कान के इतना पास बोले जाते थे कि बाद में खुद को ही शक होने लगता था। लेकिन जब सिया कमरे से बाहर आई, चेहरा फीका, आंखें बुझी हुई और उसके साथ एक नर्स खड़ी थी, तब अंजलि के भीतर पुराने डर की कोई जगह नहीं बची। डॉक्टर ने बहुत संभलकर बात की, बिना अनावश्यक विवरण दिए, लेकिन उन्होंने इतना कहा कि जांच में ऐसे संकेत मिले हैं जो दुर्व्यवहार और शोषण की संभावना से मेल खाते हैं। अंजलि के लिए यही काफी नहीं था। अब सच सिर्फ एक बच्ची की कांपती आवाज में नहीं था, वो उसके शरीर पर भी दर्ज था। खबर जितनी तेज फैल सकती थी, उससे भी तेज फैली। दोपहर तक करण के वकील ने 3 बार फोन किया, फिर एक लंबा संदेश आया। उसका मुवक्किल हर आरोप से इनकार करता है, मानहानि का केस किया जाएगा, कस्टडी की तत्काल समीक्षा मांगी जाएगी। अंजलि बच्ची को उसके खिलाफ भड़का रही है। अंजलि हर पंक्ति पढ़ी, लेकिन जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद स्कूल से फोन आया। प्रिंसिपल ने कहा कि प्रोटोकॉल के तहत करण को स्कूल परिसर के आसपास भी नहीं आने दिया जाएगा। उनकी आवाज में पहली बार ये दृढ़ता थी जो अंजलि ने पहले कभी नहीं सुनी थी। ये उस दीवार में पहली दरार थी जिसने इतने सालों से करण की छवि को बचा रखा था। दूसरी दरार उसी शाम पड़ी। सिया जो अब थोड़ी शांत थी, उसने बहुत धीरे से कहा, ये पहली बार नहीं था। अंजलि की सांस अटक गई। रुक रुक कर सिया ने बताया कि ये कुछ हफ्तों पहले शुरू हुआ था, जब करण एक बड़ा केस हारने के बाद छिपकर पीने लगा था। पहले अंधेरे वाले गेम थे, कुछ मिनटों की गंदी बंदी, बहादुर बनने के बहाने, फिर डराना, अनुचित छूना और उसकी माँ के बारे में जहरीली बातें, और इससे भी ज्यादा कुछ था। करण की बिल्डिंग की एक पड़ोसन ने लगातार 2 शनिवार सिया के रोने की आवाज सुनी थी। पूछने पर करण ने हंसकर कह दिया था कि बच्ची गलती से डरावनी फिल्में देख बैठी थी। अब वही पड़ोसन सामने आने को तैयार थी, वो बयान देने को राजी थी। अंजलि ने उसी क्षण समझ लिया, वो रात उस सायरन के साथ खत्म नहीं हुई थी, वो तो बस वहीं से शुरू हुई थी, क्योंकि उसी अस्पताल के बेंच पर बैठी अपनी बेटी को सीने से लगाए, जब उसे लगा कि वो दोनों किसी चमत्कार से अभी भी बची हैं, तभी एक फोन आया जिसने उसके पूरे पुराने जीवन की आखिरी बची चीज भी तोड़ दी। करण भागा नहीं था, वो छुपा भी नहीं था, वो अपने भाई के साथ अस्पताल आ रहा था और सिया से मिलने की जिद कर रहा था। वो रात जिसने उन्हें बचा लिया। ये सुनते ही अंजलि के पूरे शरीर में बर्फ की तरह झटका दौड़ गया, लेकिन इस बार वो डरी नहीं। उसने तुरंत पुलिस को बताया, जो अभी भी रिपोर्ट की प्रक्रिया पूरी कर रही थी। अधिकारी ने तुरंत निर्देश दिया कि करण को किसी भी हालत में बच्ची के पास न आने दिया जाए। करण अस्पताल के पार्किंग एरिया तक पहुंच गया। वो हमेशा की तरह सलीके से तैयार था, सफेद शर्ट, महंगी घड़ी, वही चेहरा जो भीड़ में भरोसेमंद लगता था। ऊपर कॉरिडोर की खिड़की से अंजलि ने उसे देखा। वो 2 पुलिस कर्मियों से बहस कर रहा था। उसके साथ खड़ा उसका भाई ऊपर की ओर इशारा करके गुस्से में कुछ कह रहा था, जैसे इस पूरी कहानी में अन्याय उन्हीं के साथ हुआ हो। कई साल पहले यही दृश्य अंजलि को हिला देता। वो खुद पर शक करने लगती,
शायद मैं बढ़ा चढ़ाकर सोच रही हूँ, शायद कोई गलतफहमी है, शायद, लेकिन आज नहीं, आज उसके पास डर बड़ी चीज थी। उसके पास अपनी बेटी के मुंह से निकला सच था। उसके पास डॉक्टर की पुष्टि थी। उसके पास दर्ज शिकायत थी। और सबसे बढ़कर उसके भीतर एक ऐसी आग थी जो अब किसी समझौते को नहीं मानती थी। सिया ने उसे नहीं देखा। सोशल वर्कर उसे दूसरी तरफ एक शांत कमरे में ले गई, जहां हल्के रंगों की दीवारें थी, ड्राइंग स्ट्रीट थी और एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट थी जिसने उस पर एक पल का भी दबाव नहीं डाला। उधर नीचे करण राजनीति बदली। पहले वो चिंतित पिता बनने की कोशिश करता रहा, फिर उसने सारा दोष अंजलि पर डालना शुरू किया और आखिर में वो अपना आपा खो बैठा। वो चिल्लाया कि ये सब षड्यंत्र है, उसकी बेटी उससे छीनी जा रही है। वो ही इस कहानी में अकेला स्थिर इंसान रहा है। पुलिस ने उसके हर शब्द का रिकॉर्ड लिया, उस पल का भी जब उसने बगल के दरवाजे से भीतर घुसने की कोशिश की। उसे वहीं रोक लिया गया। आगे की तत्कालिक कानूनी प्रक्रिया के दौरान उसे हिरासत में ले लिया गया। खबर रिश्तेदारों तक, जान पहचान वालों में आग की तरह फैल गई। कुछ लोग चुप हो गए, कुछ लोग अब भी उसका बचाव करते रहे, लेकिन सबूत का वजन धीरे धीरे उन लोगों की रीढ़ को भी मोड़ने लगा जिन्होंने उसे हमेशा बचा रखा था। पड़ोसन ने बयान दिया, स्कूल के प्रिंसिपल ने पिछले 2 महीने में व्यवहारिक बदलाव के रिकॉर्ड दिए। एक क्लास टीचर को याद आया कि सिया ने एक बार कहा था कि उसे अच्छा नहीं लगता जब उसके पापा लाइट बंद करके उसे मजबूत बनाना सिखाते हैं। तब किसी ने उस वाक्य का अर्थ नहीं समझा था। अब सब कुछ असहनीय तरीके से जुड़ रहा था। अपनी अगली सुबह जब आखिरकार उन्हें सुरक्षा आदेशों के साथ अस्पताल से घर जाने की अनुमति मिली, अंजलि ने फ्लैट का दरवाजा बंद किया और पहली बार एक नई अनुभूति महसूस की। ये पूरा सुकून नहीं था, उसमें अभी बहुत समय लगेगा। ये कुछ और था, थोड़ा खुरदरा, थोड़ा भारी, लेकिन गरिमा से भरा। ये उस सही दर्द को चुन लेने की अनुमति थी जो सच के साथ आता है। आगे जांचें होंगी, बयान होंगे, वकील होंगे, कोर्ट की तारीखें होंगी। ऐसी रातें होंगी जब सिया सोने से पहले लाइट बंद नहीं होने देगी। ऐसी सुबह भी होगी जब अंजलि को किसी रिश्तेदार के एक और जहरीले फोन का जवाब देने से पहले कई बार सांस लेनी पड़ेगी। लेकिन अब राज का राज खत्म हो चुका था, और जब राज हुक्म चलाना बंद कर देता है, तब अत्याचारी हारना शुरू कर देता है। उसी हफ्ते अंजलि और सिया स्थायी रूप से उसकी एक दोस्त के घर नोएडा सेक्टर 60 रहने चली गई। वहाँ छोटा सा आंगन था जिसमें गुलाबी बेलें खिला करती थी और एक बूढ़ी बिल्ली धूप में सोती रहती थी। सिया ने थेरेपी शुरू की। शुरू शुरू में वो बहुत कम बोलती थी, लेकिन एक दिन उसने कागज पर 2 दरवाजे बनाए, एक काला, एक पीला। जब मनोवैज्ञानिक ने पूछा ये क्या है, तो उसने कहा काला वाला उस खेल का कमरा है, पीला वाला वो दरवाजा है जो मम्मी ने मदद बुलाकर खोला था। ये सुनकर अंजलि रो पड़ी, लेकिन अब उसके आंसू पहले जैसे नहीं थे। पहले वो आतंक से निकलते थे, अब उसमें एक नई ताकत भी थी, कठोर, थकी हुई, लेकिन अडिग। कुछ महीनों बाद जब आपराधिक मामला आगे बढ़ा और जज ने करण पर सिया के पास आने की सख्त मनाही जारी रखी, एक रात सिया बिना चीखे पूरी नींद सोई। अंजलि उसके कमरे के दरवाजे पर खड़ी उसे देखती रही। वही पुराना खरगोश
अब भी उसकी बाहों में था, जिसका कान अब भी ढीला था। उसे तब समझ आया कि ठीक होना भूल जाना नहीं होता। ठीक होना ये होता है कि परछाई तुम्हारे हर कदम का फैसला करना बंद कर दे। वो उसके पास गई, कंबल ठीक किया। सिया ने आधी नींद में आंखें खोली। डरी हुई नहीं थी, बस वो निंदित थी। उसने धीमे से कहा, अब वो खेल वापस नहीं आएगा ना? अंजलि ने उसके बालों पर हाथ फेरा और अपनी जिंदगी की सबसे जरूरी नजर उसकी आंखों में डालकर कहा, नहीं मेरी जान, वो हमेशा के लिए खत्म हो गया। सिया ने आंखें बंद कर ली। बाहर शहर अब भी सो रहा था, बड़ा व्यस्त, उदासीन, लेकिन अंदर बहुत लंबे समय बाद रात अब खतरे जैसी नहीं लग रही थी। वो बस एक रात थी और भले ही भविष्य अब भी आसान नहीं था। अंजलि एक बात जान चुकी थी, एक कर्ज ऐसा था जो वो अब कभी नहीं चुकाएगी, खामोशी का कर्ज। समय के साथ सिया धीरे धीरे फिर से हंसने लगी, स्कूल में दोस्तों के साथ खेलने लगी और रात में कभी कभी बिना डरे सोने लगी। अंजलि ने नई नौकरी शुरू की, जहां लोग उसे सम्मान देते और सिया की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया। दोनों की जिंदगी में नई रोशनी आई। पड़ोस की बच्चियां सिया के साथ खेलने आने लगी और अंजलि ने एक छोटा सा ग्रुप बनाया, जहां ऐसी माएं इकट्ठा होती थी जो अपनी बेटियों की रक्षा करना चाहती थी। करण की तरफ से अब कोई खतरा नहीं रहा, क्योंकि कानून की मजबूत दीवार खड़ी हो चुकी थी। सिया बड़े होने पर अपनी कहानी दूसरों को बताकर उनकी मदद करना चाहती थी। अंजलि ने देखा कि सच बोलने की ताकत कितनी बड़ी होती है और एक माँ की हिम्मत कितने अंधेरे को रोशनी में बदल सकती है। उनकी छोटी सी दुनिया अब सुरक्षित और प्यार भरी थी, जहाँ डर की जगह उम्मीद ने ले ली थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। पूरी कहानी पढ़ने का आप सबका धन्यवाद।